नमस्कार दोस्तों, आइए हम समसामयिकी के कुछ टॉपिक आपको लेकर आए हैं। ये हमारे सेशन का 7वां दिन है दोस्तों। तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, चाहे यूपी हो, चाहे यूपी एसआई हो, चाहे आरपीएफ हो, आरपीएफ एसआई हो, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण समसामयिकी के टॉपिक मैं लेकर आपके लिए आता हूं। तो आइए हम देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या होगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि विश्व विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2024, ध्यान देना चाहिए दोस्तों, भारत का स्थान क्या है। तो यहां पर गौर करेंगे, हमारे भारत का स्थान 159वां है। कौन सा है? 59वां है। ठीक है। अगर हम देखें वर्ल्ड वर्ल्ड प्रेस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 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 इंडेक्स इंडेक्स ठीक है, और किस वर्ष का? 2024 का। ठीक है, लेटेस्ट प्रश्न है दोस्तों। तो अगर हम इसको देखेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, तो पहला स्थान हो जाएगा नॉर्वे का। कौन सा देश? नॉर्वे दोस्तों। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेस का यहां पर मतलब है दोस्तों, जैसे कि टेलीविजन, न्यूज, पेपर, रेडियो आदि के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का माध्यम। ठीक है, तो जिसमें दुनिया में सबसे अच्छा स्थान है नॉर्वे का। ठीक है, और यदि सबसे निचला स्थान 180 रैंक पर देखेंगे, ठीक है, तो एक देश है दोस्तों इरिट्रिया। इरिट्रिया, ठीक है, इरिट्रिया। और इरिट्रिया से थोड़ा सा ऊपर है, अर्थात 119वां स्थान किसका है? चीन का। चीन का। ठीक है दोस्तों। और वही हम यदि अपने भारत का स्थान देखेंगे, भारत, तो हमारे भारत का स्थान क्या है? 159वां दोस्तों। ये भी दयनीय स्थिति है। हमारे भारत में प्रेस की जो आजादी की बात की जाती है, यदि इनका रैंक देखा जाए, किसका? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 के स्थान पर, तो दुनिया में नंबर 1 देश नॉर्वे आता है दोस्तों। ठीक है, और दुनिया में सबसे गिरा स्थान इरिट्रिया का है। इरिट्रिया का। इरिट्रिया से थोड़ा सा आगे 79वां स्थान पर चीन का है। मतलब चीन का भी स्थान प्रेस फ्रीडम में गिरा हुआ है दोस्तों। और हमारे भारत का स्थान 159वां है दोस्तों। और थोड़ा सा यहाँ पर विचारणीय प्रश्न है, यदि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का देखा जाए, तो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान 152वां स्थान पे है। कौन? पाक। ठीक है, हालांकि प्रेस सूचकांक में पाकिस्तान का स्थान हमसे थोड़ा सा बेटर है। अब देखिए, हम 159वें स्थान पे है और 192वें स्थान पे। हालांकि ऐसे इंडेक्स को मैं खारिज करता हूं, ऐसे इंडेक्स का कोई औचित्य हमारे देश में नहीं है। अब देखिए, जब हम संविधान पढ़ेंगे दोस्तों, तो हमारे संविधान में एक आर्टिकल है। आर्टिकल कौन सा? 19। आप सबको पता है आर्टिकल 19 जो होता है, हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में जो विचार पैदा होते हैं, किसके प्रति? राष्ट्र के प्रति। किसके प्रति? राज्य के प्रति। किसके प्रति? पब्लिक के प्रति। किसके प्रति? जनता के प्रति। हमारे अंदर जो विचार होते हैं, उन्हें व्यक्त करने का जो अधिकार देता है, हमें आर्टिकल 19 देता। ठीक है, तो आर्टिकल 19 के तहत हमारे यहाँ प्रेस को, टेलीविजन को, न्यूज चैनल को, कार्टूनिस्ट को, कलाकार को आदि सभी लोगों को बोलने की, व्यक्त करने की पूर्ण रूप से आजादी है। इस आजादी के स्थान पर भारत का रैंक पूरा दिखाया गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 के द्वारा। पहला स्थान नॉर्वे का दिखाया गया है दोस्तों। ठीक है, और सबसे गिरा स्थान इरिट्रिया का दिखाया गया है। उससे थोड़ा सा आगे चीन को दिखाया गया है। वही हमारे भारत का स्थान 159वां दिखाया गया है। और वही सोचने वाली बात है, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, यहाँ की कानून व्यवस्था आदि बहुत ही लचर है, बहुत ही बुरी है, उसको 192वें रैंक पर रखा गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें जानना चाहिए। ये प्रेस फ्रीडम किस एक्ट पर कार्य कर रहा है? अनुच्छेद 19 पर दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में कुल कितने देश शामिल हैं, तो 180 देश शामिल है। कितने देश? 180 देश। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में कुल कितने देश शामिल है दोस्तों?
180 देश। और नंबर 1 पे कौन है दोस्तों? नॉर्वे। नंबर 180 पे कौन है? इरिट्रिया। और भारत का 159। ठीक है, हालांकि ये पूछेगा नहीं पाकिस्तान का, लेकिन हमने तुलना कर दिया, कंपेयर कर दिया, और हमारे भारत का जवाब हो जाएगा 159वां दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इब्राहिम रईसी, जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना, हाल ही में, हालांकि ये गलत चीजें हैं, अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ है जिसमें निधन हो गया। किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ईरान के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम रईसी। यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा के विषय 3 लोग हैं। एक इब्राहिम रईसी, हाल ही में किस राष्ट्रपति का निधन हो गया? वो भी एक्सीडेंटल अर्थात विमान क्रैश से। तो कहेंगे ईरान के। और उन राष्ट्रपति का क्या नाम है? इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी का। ठीक है, एक कट्टर इस्लामिक नेता थे ईरान के, कट्टर इस्लामिक नेता। इनकी अमेरिका से, इजराइल से बनती नहीं थी। ठीक है, तो संदेह के घेरे में यह क्रैश दिखाया जा रहा है। दूसरा, अभी हाल ही में एक देश है स्लोवाकिया। ठीक है दोस्तों, स्लोवाकिया देश के पीएम का नाम है रॉबर्ट पीको। तो इन्हें अभी हाल ही में गोली मार दिया गया। क्या मार दिया गया? गोली मार दिया गया। हालांकि हालत गंभीर है दोस्तों, फिर भी बच गए। ठीक है, कौन? रॉबर्ट पीको किस देश के हैं? स्लोवाकिया। देखिएंगे दोस्तों, ऐसे एक्सीडेंटल पीएम के नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया करते, तो दिमाग पे रखिएगा। रॉबर्ट पीको, कहां के? स्लोवाकिया के। क्या किया गया? गोली मार दिया गया। और विमान क्रैश में ईरान के कौन? इब्राहिम रईसी। ठीक है, और तीसरे आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान के हाल ही में इन्हें नियुक्त किया गया, चूंकि हमारा पड़ोसी देश है। अब आप नेक्स्ट एग्जाम में बैठेंगे 2 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में, तब तक न पाकिस्तान, न तो श्रीलंका में चुनाव होगा, न तो अमेरिका में चुनाव होगा, न तो हमारे किसी भी पड़ोसी देशों में चुनाव नहीं होगा। तो पाकिस्तान में अभी हाल ही में हुआ है। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। कौन राष्ट्रपति? कौन से राष्ट्रपति? 14वें। ठीक है, जिनका नाम है आसिफ अली जरदारी। ठीक है, तो ये 3 राष्ट्राध्यक्ष चर्चा के विषय हैं। ईरान के इब्राहिम रईसी, स्लोवाकिया के रॉबर्ट पीको, और पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी 14वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं लेटेस्ट प्रश्नों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों। अब देखिए, हाल ही में विलियम लाई चिंग, अब देखिए ये भी एक चर्चा का विषय है। लाई चिंगते, कितना अच्छा नाम है। लाई, भूजा का लाई होता है ना, चिंग चीन के, ते ताइवान। ते का मतलब लाई चिंगते, त से ताइवान। कहां के? ताइवान के। क्या बने हैं? राष्ट्रपति। कहां के? ताइवान के। कौन बने हैं? तो कहेंगे लाई चिंग। ठीक है, हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लाई चिंग। कहां के? ताइवान के। अच्छा दोस्तों, अभी हाल ही में देखेंगे चीन है। ठीक है, और चीन का पड़ोसी कौन है? ताइवान है। चीन और ताइवान के बीच एक फार्मोसा जलडमरूमध्य दोनों के बीच है। चीन ताइवान पे दावा ठोकता है। ठीक है, तो ताइवान का हेल्प करता है कौन? अमेरिका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आदि देश। तो ये जो ताइवान के बने हैं लाई चिंग प्रो अमेरिका है और एंटी चाइना है। ठीक है, अर्थात जो मुद्दा होगा आगे और गर्म होगा, क्योंकि जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो एंटी चाइनीज राष्ट्रपति चुने गए हैं। लाई चिंगते जो है एंटी चाइनीज प्रेसिडेंट है, और सपोर्टर किसके हैं?
अमेरिका के सपोर्टर है। तो बड़ा मजा आएगा चाइना और ताइवान के बीच जो युद्ध की रणनीति होगी दोस्तों। ठीक है, अगला देखेंगे। अब देखिए पुरातत्वविद, पुरातत्वविद का मतलब जो पुरातत्व ऐतिहासिक साक्ष्यों का अध्ययन कर, ठीक है, कहाँ? कर्नाटक में। गौर करना चाहिए ऐसे प्रश्नों पर, कहाँ? कर्नाटक में। किस शहर में? क्या? राक, राक कला। जानते हैं दोस्तों राक कला किसे कहते हैं? जैसे किसी पत्थर पर, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा एक शिलाखंड है, ठीक है, एक शिलाखंड है। अब इस शिलाखंड पे कोई कलाकारी मिले, क्या मिले? कोई कलाकारी मिले, किसके द्वारा? किसी द्वारा बनाया गया। तो इसी को हम बोलते हैं राक कला। इसी को क्या बोलेंगे? राक कला। अब देखिए रॉक माने समझ ही रहे हैं पत्थर, और कला एक कलाकारी हुई है, और रॉक कला, ठीक है। तो रॉक कला का प्रमाण बेंगलुरु में मिला है। कहा? बेंगलुरु में। यह दुनिया का सबसे पुराना कला, अगर पूछेगा रॉक कला तो कहेंगे 1 सदी के समकालीन, समकालीन, समकालीन मतलब उस समय का रॉक कला का प्रमाण, प्रमाण अर्थात साक्ष्य। अगर पूछेगा रॉक कला का, रॉक कला का प्रमाण कहां मिला है? बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु कहां है? कर्नाटक में। मस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर पूछेगा कि रॉक कला का प्रमाण हाल ही में किस राज्य में मिला? कर्नाटक में, ठीक है। और किस सदी का? 1 सदी का, अर्थात आज से 2000 वर्ष पहले का एक कला है, ठीक है दोस्तों। आगे अगला क्वेश्चन पूछा जाए, हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल किस देश में खोला गया? तो भूटान में। भूटान की राजधानी थिम्पू है, थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू है, थिम्पू में खोला गया है क्या? पुल। ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा? प्रतियोगिता पुल, ठीक है। और वैसे तो आप जानते हैं भूटान दुनिया का सबसे शांत प्रिय तटस्थ देश है, जिसका दुनिया के विवादों से, दुनिया के कंपटीशन से, दुनिया के संघर्षों से कोई लेना देना नहीं है। एकदम कार्बन फ्री, दुनिया का एकमात्र देश जो कार्बन फ्री है, जहां कोई पोल्यूशन नहीं, नो प्लास्टिक, पूर्ण रूप से प्लास्टिक पर बैन। वो देश कौन है? भूटान है दोस्तों, ठीक है। नेचुरल, भूटान की 4 खासियत हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, जानना चाहिए। हमारा पड़ोसी देश है। अक्सर यूपीपी आज का एग्जाम देखेंगे, एक प्रश्न भूटान से जरूर टेकअप करता है। तो पहला कहेंगे जीरो कार्बन, जीरो कार्बन कंट्री, मतलब यहां पर 0% पोल्यूशन। दूसरा 100% जैविक, जैविक का मतलब यहां हर चीज नेचुरल है, कोई चीज हाइब्रिड नहीं है। 100% जैविक, नेचर पर आधारित, और 0% कार्बन कंट्री, ठीक है। तीसरा 100% प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक बैन, 100% प्लास्टिक बैन कंट्री कौन है? भूटान दोस्तों, 100% प्लास्टिक बैन, ठीक है। और तीसरा, तीसरा मस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिजली के गड़गड़ाहटों का देश। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय बांस, बांस के कला, जैसे बांस की चीजें, टोकरी आदि बनाना, बांस से संबंधित चीजों को बनाना। तो एक मुख्य बात भूटान के बारे में है दोस्तों, और इसकी राजधानी थिम्पू है। भूटान एक हमारा ऐसा पड़ोसी देश है जहां आज भी क्या है? राजशाही है। क्या है? राजशाही। आया, ध्यान देंगे दोस्तों, पूछता है, ये नहीं कि हम वैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं दोस्तों। एग्जाम के लिए जो भी महत्वपूर्ण चीजें होता है आपके लिए, हम यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं अपने अनुभव से दोस्तों। जैसे यहाँ के राजा को कहा जाता है जिग्मे खेसर नांगयाल, नांगयाल वांगचुंग, वांगचुंग। अभी कुछ समय पहले लेखपाल का एग्जाम हुआ था, तो उसमें प्रश्न टेकअप किया था, लिया था, यहां से प्रश्न किया था। जिग्मे खेसर नांगयाल वांगचुंग, वांगचुंग भूटिया,
अब भूटिया इनकी जाति है। आप सबको पता है भारत के सिक्किम राज्य में, भूटान में और नेपाल में ये जनजाति एक है भूटिया जनजाति। कहाँ कहाँ? सिक्किम में, और कहाँ? नेपाल में, और कहाँ? भूटान में। भूटान के राजा भी भूटिया हैं। हमारे यहाँ एक फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर होते थे, वांगचुंग भूटिया। वांगचुंग भूटिया इस समय आपने अभी हाल ही में देखा है, हमारे फुटबॉल के खिलाड़ी सुनील छेत्री जी ने संन्यास ले ली। ठीक है, सुनील छेत्री जी फुटबॉल बड़ा टॉप क्लास का फुटबॉल खेलते थे सुनील छेत्री जी, अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है उन्होंने। अभी लेटेस्ट जानकारी रखना चाहिए। तो जिनमें खेसर नामग्याल वांगचुंग राजशाही है, कहाँ? भूटान में। और भूटान की राजधानी थिम्पू है। और भूटान ने हाल ही में क्या किया? सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूर्ण। गौर इसलिए करेंगे क्योंकि भूटान से प्रश्न जरूर टेकअप कर लेते हैं हर एग्जाम में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस 6G डिवाइस का अनावरण किया है? तो आपका जवाब होगा जापान। अब देखिए, जापान 6G, हमारे भारत में चल रहा है 5G। हमारे भारत में चल रहा है 5G। अभी बात किया जाए 4G, जी माने जनरेशन। अब 4G की प्लान बना रहा, अभी कुछ समय पहले हमने बताया था BSNL। कब? अगस्त 2024 दोस्तों, गौर करना चाहिए। अभी हमारे भारत का ये जो BSNL कंपनी है 4G सेवा की शुरुआत करेगा। कब? 2024 में, वो भी अगस्त में, अगले महीने। और अभी हमारे भारत में कुछ कंपनियां 5G सर्विस दे रही हैं, जियो आदि। और अभी जापान में देखिए 6G डिवाइस आ गया। दुनिया वाईफाई के चक्कर में है। अभी चाइना लाईफाई के चक्कर में आ गया। लाईफाई लाइट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लाइट फ्रीक्वेंसी कहाँ? चीन में। जानकारी रखना चाहिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी का जमाना है, ऐसे प्रश्न ऐसी जानकारियां आपको अपडेट होते रहना चाहिए। लाईफाई लाइट फ्रीक्वेंसी पे चलेगा, नो वायर, ओनली फ्रीक्वेंसी। और किसकी फ्रीक्वेंसी? लाइट की। तो लाईफाई लाने वाला देश कौन है? चाइना। हालांकि अभी परीक्षण किया है, अभी सेटअप नहीं किया अपने डिवाइस को। और वही वाईफाई तो खैर जान ही रहे हैं। आगे अब देखेंगे एजेंडा 2063। एजेंडा निर्धारित किया जाता है कि हमारा एजेंडा ये, हम यहां खड़े हैं, हम यहां से एक एजेंडा तय कर लेते हैं कि हमको 2063 में काम करना है दोस्तों। कब करना है? 2063। देखा गया तो किस संगठन से संबंधित है दोस्तों? तो अफ्रीकी संघ, इसको बोलते हैं AU। अफ्रीकी संघ। देखेंगे दोस्तों, अफ्रीकी संघ में कुल 55 देश शामिल है। कितने देश? 55 कंट्री। कितने कंट्री? 55। अफ्रीकी देशों में सदस्य संख्या कितनी है? 55 अफ्रीकी देश। और यह अफ्रीकी देश के जो 55 देश हैं 2063 तक अपने आप को यूनाइट करना चाहते हैं, एकत्र करना चाहते हैं किसी राजनीतिक मुद्दे पर। वर्ल्ड के किसी भी क्षेत्र का मुद्दा हो, जैसे आपको पता है हाल ही में हमें यूरोप के जो देश हैं यूरोपीय संघ बना लिए थे। यूरोप के जितने देश हैं आपस में मिल करके यूरोपीय संघ संगठन बना लिए हैं। संयुक्त राष्ट्र में तो 50 स्टेट आते ही हैं। तो ये जो अफ्रीकी देश हैं ये भी सब मिल करके सोचे कि क्यों ना हम मिल करके, कितने देश? 55। ठीक है। और अफ्रीकी यूनियन में चलती है दक्षिण अफ्रीका की। किसकी चलती है? दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका इन 55 देशों को आपस में साथ लेके लीड करना चाहता है, बहुत चतुराई कर रहा है, बहुत बुद्धिमानी कर रहा है, ताकि दुनिया पे इंपैक्ट पड़े इनके विचारों का। ठीक है। तो हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन जो युद्ध हुआ था, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर के ये सभी देश यूनाइट होकर के फिलिस्तीन के तरफ जा करके एजेंडा 2023 तय किए। किस मुद्दे पर? फिलिस्तीन और इजराइल। अभी हाल ही में गाजा में, जैसे इजराइल में तो हमास वाले सीक्रेट प्लान किए, तो इजराइल भी उसके जवाब में गाजा में भी सीक्रेट प्लान किया, तो उसके खिलाफ ये सब आ गए। कौन? अफ्रीकी। अच्छा, एक चीज और दोस्तों, हाल ही में आप जानते हैं एक संगठन है G20।
G20 आप सबको पता है कुछ समय पहले कहाँ हुआ है, नई दिल्ली। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में G20 में जो कुल देश शामिल हैं उन देशों ने आग्रह किया किसको, अफ्रीकी यूनियन कि आप ही G20 में शामिल हो जाए। अगर आपसे पूछेगा कि हाल ही में G20 में शामिल होने वाला संगठन अफ्रीकी संघ, दोस्तों जवाब दीजिएगा, क्या जवाब दीजिएगा, अफ्रीकी संघ। G20 में शामिल होने वाला कौन सा नया संघ संगठन या देश है, तो अफ्रीकी संघ 55 देश। और कहा, भारत में, भारत ने प्रस्ताव पेश किया, किसने, भारत ने, अफ्रीकी देशों के लिए। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में खबरों में रहा पाइरेनीस पर्वत किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बना। देखिए जो चीजें सीमा बनाती है दुनिया में, देखिए दोस्तों दुनिया में कई पर्वत सीमा बनाते हैं, दुनिया में कई चैनल सीमा बनाते हैं, दुनिया में कई नदी सीमा बनाती हैं, दुनिया में अक्षांश सीमा बनाते हैं, अक्षांश। ठीक है, दुनिया में देशांतर सीमा बनाते हैं, देशांतर। इस पे चर्चा हम करेंगे। जैसे रूस और अलास्का के बीच 117 देशांतर, एक देशांतर है 117 देशांतर रूस और अलास्का के बीच। उसी तरह से अक्षांश, यदि हम कहेंगे 49वां अक्षांश, तो 49वां अक्षांश जो है अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाती है। उसी तरह से नदियां अगर कहा जाए, ठीक है, जैसे काली नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है। चैनल की बात किया जाए तो चैनल 9 भारत लक्षद्वीप और चैनल 8 लक्षद्वीप और माल। तो पर्वत, तो एक पर्वत जो महत्वपूर्ण चीज है पाइरेनीस पर्वत दोस्तों। इसलिए हम थोड़ा सा वक्त लेते हैं दोस्तों ताकि आप बातों को बढ़िया से समझ पाए। पाइरेनीस पर्वत किसके बीच, स्पेन और फ्रांस के बीच। अब चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, क्योंकि फ्रांस और चीन पहली बार आपस में मिल करके एक, अभी हाल ही में चीन के प्रेसिडेंट जो हैं, ठीक है, शी चिनपिंग कहाँ गए हैं, फ्रांस। और फ्रांस में दोनों लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिससे दुनिया की नजर उस पर पड़ी हुई है। और डिस्कस कहाँ हुआ है, पाइरेनीस पर्वत। इसलिए दुनिया की निगाह है भारत की, अमेरिका की, जिन देशों में पट्टा नहीं था आज बैठ करके चर्चा ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं किस पर्वत पर, पाइरेनीस पर्वत, चर्चा का विषय। अब पाइरेनीस पर्वत किन दो देशों के बीच सीमा बनाती, स्पेन और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी वापस लाने के लिए, कौन, चांग E6, चांग, गौर करेंगे, चांग, उसके आगे ई, उसके आगे 6, एक लॉन्च किया है, कौन, चीन। ठीक है, कौन, चीन। चांग E6 कौन लॉन्च किया है, चीन। और इसका उद्देश्य क्या होगा, चंद्रमा से मिट्टी लाना, मिट्टी लाना। अभी आप लोग जान ही रहे होंगे भारत जो है चंद्रमा पर लैंडिंग किया, और चाइना जो है उससे थोड़ा सा एक कदम आगे जाना चाहता है कंपटीशन में। उसने क्या किया, वहां से मिट्टी लाने का प्रयास किया। कौन, चांग E6, गौर करेंगे क्या लाएगा, मिट्टी। कौन लाएगा, चीन। ठीक है दोस्त, चलिए आगे। अब देखिए हाल ही में खबरों में रहा भद्रा टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व को ध्यान से रखना चाहिए दोस्तों, अक्सर पूछ लिया करता है, कौन सा, भद्रा। ठीक है, भद्रा टाइगर रिजर्व तो किस राज्य में है, कर्नाटक में। अब देखिए ये जो टाइगर रिजर्व है पश्चिमी घाट में पड़ता है, कहाँ, पश्चिम घाट। अभी देखिए हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट जो अरब सागर से सटा हुआ, वहां कौन सा टाइगर रिजर्व है, भद्रा टाइगर रिजर्व। और कहा, कर्नाटक में। और पश्चिमी घाट में एक और है, पेंच, पेंच, पेंच टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व।
ये भी चर्चा में है। पेंच जो है महाराष्ट्र में है। कहा? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कहा? नागपुर। नागपुर में है। लेकिन वही भद्रा टाइगर रिजर्व की बात किया जाए तो कर्नाटक में है। किस घाट पर? पश्चिमी घाट पर। ठीक है, तो थोड़ा सा आइए हम 2 मिनट आपको पश्चिमी घाट पर फोकस करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप एक और प्रश्न यहाँ पर गौर किया जा रहा है। किस देश को महिला विश्व कप 2027, ठीक है, किस देश को महिला विश्व कप 2027 का मेजबान घोषित किया गया है? अब महिला विश्व कप कौन सा? फीफा का। फीफा फीफा महिला विश्व कप कब होगा? 2027 विश्व कप। गौर करेंगे, किसका? महिला का, पुरुष का नहीं। किसका? फीफा। ठीक है, फीफा एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो फुटबॉल के मैच कराती है। ठीक है, और कहां होगा? ब्राजील में। लेटेस्ट है दोस्तों, ब्राजील में होगा। लेकिन अगर हम महिला न पुरुष कहा जाए, अगर कहा जाए पुरुष फीफा वर्ल्ड कप, तो जो होगा अगला 2026 में। पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होगा, महिला वाला 2027 में होगा। और ये जो पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहां होगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो संयुक्त रूप से इसमें 3 देश शामिल रहेंगे। एक यूएसए, यूएसए का मतलब समझ गए? अमेरिका। दूसरा मैक्सिको, मैक्सिको, मैक्सिको का मतलब समझ गए? मैक्सिको कंट्री है अमेरिका का पड़ोसी। और तीसरा कनाडा, कनाडा, कनाडा। कौन सा देश? कनाडा। कनाडा, मैक्सिको और प्लस यूएसए, ये तीनों मिलकर के फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेंगे। और अभी हाल ही में आप जानेंगे 1 जून को, 1 जून 2024 को यही अमेरिका पहली बार T20 वर्ल्ड कप करवा रहा है वेस्ट इंडीज के साथ मिलकर के। यही वेस्ट इंडीज के साथ मिलकर के T20 वर्ल्ड कप करवा रहा है। और यही मैक्सिको साथ मिलकर के, कनाडा के साथ मिलकर के फीफा वर्ल्ड कप 2026 करवाएगा। ठीक है, और बात किया जाए अगर 2026 वाला यहाँ हुआ है, 2022 वाला कहाँ हुआ था? गौर करना चाहिए। जितने इवेंट्स हैं बड़े, फीफा वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप या हॉकी वर्ल्ड कप, पिछला कहां हुआ, अगला कहां हुआ? पिछला 2022 वाला आप सबको पता है कहां हुआ था? कतर। कहां हुआ था? कतर में। 2022 वाला फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था दोस्तों, कतर। कतर, कतर में हुआ था। कब? 2022। बड़ा आनंद आया था। और 2026 वाला कहां होगा? तो कहेंगे यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। ठीक है, अब महिला वाला कहां होगा? महिला वाला होगा आपका ब्राजील में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला हम देखते हैं। अभी हमने आपको बताना चाहा पश्चिमी घाट के बारे में। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, यह आपका अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत आपका, यह हिमालय इधर चला गया। ठीक है, ये क्या है आपका? हिमालय। थोड़ा सा साइटली हम आपको इंसाइटली समझाने का प्रयास करें। हिमालय चला गया और ये आपका क्या हो गया? अरावली पर्वत दोस्तों। यह है आपका, देखिए ये आ रहा है ऐसे एक पर्वत है, इसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है? महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी पर्वत भी है उड़ीसा में। और इधर जब आप पाएंगे यहां से, ये आपका पड़ता है कच्छ, कच्छ गुजरात। आए भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, इधर पाकिस्तान है। ये आपका कच्छ है और इसका नाम है काठियावाड़ा। ये नाम, इसका नाम है क्या? काठियावाड़ा दोस्तों, का नाम है काठियावाड़ा। और इसके आगे ये आपका कोंकण, इसका क्या नाम है? कोंकण।
इसके आगे क्या है आपका कन्नड़, इसी कन्नड़ में कर्नाटक पड़ता है, ऐसी कोंकण में गोवा महाराष्ट्र पड़ते हैं, ऐसी काठियावाड़ा में गुजरात पड़ता है। और जब आगे आएंगे यह मालाबार, मालाबार, तो यह मालाबार कौन है? केरल, केरल। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मालाबार के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों, तो आपका जवाब होगा मालाबार, केरल। केरल को मालाबार कहते हैं, और कन्नड़ कर्नाटक को, और कोंकण गोवा और महाराष्ट्र को, काठियावाड़ा गुजरात को दोस्तों। तो ये तो रहा हमारा यह पश्चिमी तट का। अब गौर करेंगे थोड़ा सा दोस्तों, ये जो हमारा पश्चिमी तट है, ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा पश्चिमी तट है, तट अलग होता है, घाट अलग होता है। घाट ये पहाड़ियां हैं, ऐसे पहाड़ है, ये पहाड़ है। देखिए कैसे, जैसे महेंद्रगिरी है, इसको नाम देते हैं हम महेंद्रगिरी, और इसके आगे ये देखिए तट कैसे है, तट बना हुआ, जिसे हम घाट, तो ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, आए सॉरी पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं, आए पूर्वी घाट का तट है, आए बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, आप ये बंगाल की खाड़ी है दोस्तों, ठीक है। आए महेंद्रगिरी है, यहाँ आपका बंगाल पड़ता है, यहाँ आपका उड़ीसा पड़ता है, यहाँ आपका आंध्र प्रदेश पड़ता है, आए आपका केरला तमिलनाडु पड़ता है, अर्थात ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु। नाडु का मतलब जिला स्थान जहां तमिल लोग रहते हैं, तमिलनाडु। आंध्र, आंध्र, आंध्र प्रदेश का मतलब राज्य, जैसे आर्य होते हैं, आर्यों को साउथ में आंध्र बोला जाता है, तो आंध्र प्रदेश। यह आपका उड़ीसा, उड़िया बोलने वाले, आए आपका बंगाल, मतलब बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु किस पर फैला हुआ है? पूर्वी तट पर फैला हुआ, और किस पर्वत पर? महेंद्रगिरी पर्वत। और इधर देखेंगे, इसका नाम क्या है? सहयाद्री, सह धन याद्री, सहयाद्री। पश्चिमी घाट के पहाड़ को किस नाम से जानते हैं? सहयाद्री। और वहीं पूर्वी घाट के पहाड़ को किस नाम से जानते हैं? महेंद्रगिरी, ठीक है। और जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट कहां से कहां तक? गुजरात से लेकर कहां तक? तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर तमिलनाडु। और दोस्तों, ये पश्चिमी घाट की जो टोटल लंबाई है तो कितनी है? 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। यहां से लेकर इसकी जो लंबाई है कुल कितना? 1600। इसकी सब, इस पर्वत को क्या नाम देते हैं? सहयाद्री। और इसकी जो चोटी है, किसकी? पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट की चोटी को अनाईमुड़ी बोलते हैं, अनाईमुड़ी। अगर पूछेगा अनाईमुड़ी किसकी चोटी है दोस्तों, तो कहेंगे पश्चिमी घाट की और सहयाद्री की। ऐसे भी पूछ देगा, पश्चिमी घाट की सबसे बड़ी चोटी अनाईमुड़ी, सहयाद्री की सबसे बड़ी चोटी अनाईमुड़ी, ठीक है, अनाईमुड़ी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर यहां गौर किया जाए, थोड़ा सा और प्रयास किया जाए समझने का, समझना ही है दोस्तों, जी के जैसे समझने से बहुत कुछ होता है। अब देखिए, यह अरब सागर है, ये क्या है? अरब सागर, अरब सागर है। इस अरब सागर में आके नदियां गिरती हैं। इस अरावली पर्वत से एक नदी निकलेगी, कच्छ की तरफ जाएगी, इसका नाम लूनी रहेगा। क्या नाम रहेगा? लूनी। लूनी कहां से निकलेगी? अरावली से, और जाके कहा? एक कच्छ, ये कच्छ है, दलदल है, ये दलदल है, कच्छ दलदल है, यहां जाके विलुप्त हो जाए, अरब सागर में गिरने नहीं पाएगी। और वहीं गुजरात में एक और नदी आएगी, अरब सागर में गिरेगी,
इसका नाम रहेगा साबरमती, साबरमती, इसको बोलेंगे दोस्तों साबरमती। साबरमती कहाँ की नदी है? गुजरात की। और कहाँ जाके गिरती है? अरब सागर में। अलूनी कहाँ की नदी है? राजस्थान की। कहाँ जाके विलुप्त हो जाती है? कच्छ के रनअप में। वही एक नदी और आएगी एमपी से, एमपी से एक नदी आएगी। यहाँ पर आपको एक देखिए, क्यों ये जो पश्चिमी घाट है अब पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट अरावली के ऐसे लेकर के बीच वाला जो जिसे हम व्हाइट बनाते हैं ये पठार है, इसका नाम है दक्कन, दक्कन। अगर आप अरब सागर की तरफ से आए तो आपको पहले क्या मिलेगा? तट, पश्चिमी तट मिलेगा। अरब सागर के तरफ से यदि आप पाएंगे तो पहले आपको क्या मिलेगा दोस्तों? पश्चिमी तट मिलेगा। और जब पश्चिमी तट को पार करेंगे तो आपको पश्चिमी घाट मिलेगा। कौन सा? सह्याद्री। आप अरब सागर पार किए, तट पर आए, तट पार किए, सह्याद्री पर आए, सह्याद्री पार किए, दक्कन में आ गए, दक्कन पठार है। और दक्कन को पार करिए महेंद्रगिरी पे आ जाएंगे। अब महेंद्रगिरी को पार करिए तो पूर्वी घाट पर आ जाएंगे। अब पूर्वी घाट को पार करिए तो बंगाल की खाड़ी में आ जाएंगे। अब बंगाल की खाड़ी पार करेंगे तो अंडमान निकोबार में चले जाएंगे। अंडमान निकोबार पार करेंगे तो कहां चले जाएंगे? थाईलैंड, म्यांमार, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इधर से आएंगे तो थाईलैंड से आएंगे अंडमान, अंडमान को पार करेंगे सीधे आएंगे बंगाल की खाड़ी। बंगाल खाड़ी से आपको क्या मिल जाएगा? तो कहेंगे दोस्तों पूर्वी तट। क्या मिलेगा? पूर्वी तट। अब पूर्वी तट को पार करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का मतलब महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। अब महेंद्रगिरी को पार करेंगे दक्कन का पठार। यही है आपका दक्कन का पठार दोस्तों, ये है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार दक्षिण भारत में फैला है। दक्कन के पठार थोड़ा सा समझने का और प्रयास करेंगे। देखिए फिर एक बार रिपीट करें, देखिए रिपीटेशन बड़ा अनिवार्य होता पढ़ाई के लिए दोस्तों। पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, और यहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी घाट जहां मिल रहे हैं दोस्तों इसका नाम है नीलगिरी। नील, नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी क्या है? पर्वत है। कहाँ की? दक्षिण भारत की। और कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। देखिए बात दोस्तों, एग्जाम हो यूपीपी आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आसान से समझ जाएंगे, मस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। नीलगिरी एक जंक्शन है, ग्रंथि है। नीलगिरी ग्रंथि से अर्थात नीलगिरी पर्वत से दो टहनी निकली है। एक टहनी महेंद्रगिरी है और एक टहनी सह्याद्री है। सह्याद्री चली गई है गुजरात तक, अब महेंद्रगिरी चली गई है कहां तक? उड़ीसा तक। बंगाल में नहीं जाएगी, उड़ीसा। महेंद्रगिरी के आगे उड़ीसा में उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार माने उड़ीसा मिलेगा। और वहीं जब तमिलनाडु में आएंगे इसका नाम कोरोमंडल मिलेगा। कोरोमंडल, कोरोमंडल कहां मिलेगा? तमिलनाडु में। और उत्तरी सरकार कहां मिलेगा? उड़ीसा और आंध्रा में। और इधर गुजरात में रहेंगे तो काठियावाड़, और गोवा में जाएंगे कोंकण, कर्नाटक में जाएंगे कन्नड़, और केरला में जाएंगे मालाबार। और देखिए अब कहां मिल रहे हैं लोग? नीलगिरी। अब इन्हीं को हम ऐसे मिला दें, इन्हीं को ऐसे मिला दें तो बीच में आपको क्या मिल गया? बीच में एक प्लेट मिल गया। बीच में देखिए प्लेट मिल गई, इसी प्लेट का नाम है दक्कन, दक्कन प्लेट, दक्कन, इसी का नाम है दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार
दक्कन का पठार। दक्कन का पठार किन दो पहाड़ियों के बीच है? तो कहेंगे दोस्तों महेंद्रगिरी और सह्याद्री और नीलगिरी। इधर से अरावली, ऐसे पहाड़ जाएगा नीलगिरी से सह्याद्री, अरावली की तरफ से मुड़ जाएगा और इधर जाएगा महेंद्र, इधर कौन आएगा? छोटा नागपुर। इसके बीच का बेल्ट दक्कन कहलाता है, दक्कन के पठार। इसी दक्कन के पठार में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां बहती हैं, महानदी बहती है। उसके हम नदियों पर प्रश्न करेंगे और आप जवाब देंगे, आपको प्लेट द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। अब छोटा सा हम सोच रहे हैं आसान से आसान शब्दों में, आप थोड़ा सा एक पिक्चराइज दिमाग में कर लीजिए। यही है दक्कन दोस्त। हमने बताया अरब सागर, काठियावाड़ा, कोंकण, कन्नौज, मालाबार, इनको मिला देंगे सह्याद्री, पार करेंगे दक्कन, दक्कन पार करेंगे महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी पार करेंगे पूर्वी घाट, अब पूर्वी घाट पार करेंगे बंगाल की खाड़ी, अब बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इधर नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी से ऐसे निकला हुआ है, आगे ब्लॉक कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम और भी आपको चैनल, जितने डबनू मध्य है, वर्ल्ड मैप है, आर्कटिक है, अंटार्कटिक है, आदि सभी टॉपिकों को आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।